Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today it's 18th June of 2020 and it's a Thursday. So let's start the analysis of the newspaper. Our first news is, आज की हम जो पहली न्यूज़ देखेंगे वह इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी सेज पीएम। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी क्या कहते हैं इन पार्ट चाइना के पास है वो हम सब क्या कहते हैं वापस ले लेंगे जो हमारा है। ऐसा क्या कहते हैं पीएम का कहना है। 4 क्रिटिकली इंजर्ड सोल्जर स्टेबल, सिचुएशन काम बट टेंस इन गलवन। जो गलवन एरिया में इंसिडेंट हुआ है जिसमें 20 लोग मारे गए हैं, 20 सोल्जर्स मारे गए हैं, उसमें 4 जो क्रिटिकली इंजर्ड लोग थे वो उनकी कंडीशन अब स्टेबल है। वो क्या कहते हैं अब उनकी कंडीशन स्टेबल हो गई है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फर्मली प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ द कंट्रीज लैंड एंड इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है क्या कहते हैं कि वो हर पार्ट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं एक छोटा पार्ट भी इंडिया का किसी और को लेने नहीं देंगे। वो सबको बचाएंगे और इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाएंगे, ऐसा उनका कहना है। जैसे आपने देखा है कि 20 सोल्जर्स मारे गए हैं कल क्या कहते हैं गलवन एरिया में जो लद्दाख में है, जो LAC पे पड़ता है वहाँ पे 20 सोल्जर्स मारे गए हैं। और इसमें यह भी है कि न्यूज़ में ये भी दिया गया देयर वॉज नो वर्ड फ्रॉम द चाइनीज साइड अबाउट द डेथ एंड इंजर्ड ऑन इट्स साइड फॉलोइंग द क्लैशेस। कि चाइनीज़ साइड से इस क्लैश के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई कि कितने लोग मारे गए, कितने इंजर्ड हुए, ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं। कि चाइनीज़ का पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि कभी इन क्लैशेस के बारे में रिपोर्ट देते ही नहीं अपने देश में। कि कहते हैं कि अपने लोगों बताते नहीं कितने लोग मारे गए, कितने उनके आर्मी वाले मरे, ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं है। तो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। इसमें यह भी दिया गया वी नेवर प्रोवोक एनी वन बट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। इसमें कहा गया कि पीएम ने कहा है कि हम कभी किसी को उकसाते नहीं हैं और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी नेशन की, कि हमें कोई अलग कर सके या कोई हम पर दबाव बना सकते, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसको पे हम सुनते नहीं हैं, सहते नहीं हैं। Whenever it was needed, we have demonstrated our strength, proving our capabilities in protecting and defending the integrity and sovereignty of the country. इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि अपने स्टेटमेंट में कि क्या कहते हैं जब भी ज़रूरत होती है तो हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया वॉन्ट्स पीस बट ऑन प्रोवोकेशन इंडिया विल बी बेफिटिंग रिप्लाई। इसमें लिखा है कि क्या कहते हैं इंडिया को पीस चाहिए लेकिन अगर कोई हमें प्रोवोक करेगा तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। चलिए थोड़ा देख लेते हैं गलवन एरिया वाला इंसिडेंट कि LAC के बारे में देख लेते हैं। पहले आज 18 जून है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर टाइप करिए टेलीग्राम पे और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लोगों को देख के इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या क्वेश्चन आर 247 डालेंगे तो आप क्या कहते हैं आपको ये चैनल दिखाई दे जाएगा। नाकुला एक सेक्टर पास है, वो जो सिक्किम में पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। ये मुगुतंग जो तीसरा रिवर का क्या कहते हैं सोर्स है, उसके आगे जाने पर पड़ता है। सिक्किम में 2 और पास हैं, नाथुला पास और जेलेपला पास। वो पैंगोंग लेक है क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं 135 किलोमीटर बड़ी लेक है जिसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया में आता है और 90 किलोमीटर चाइना में आता है। वो एक सॉल्ट वाटर लेक है। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है ये तो हम कल भी बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं इसके इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में कि ये लगभग 3,500 किलोमीटर बड़ी बाउंड्री है और इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे दिया गया था। फिर क्या कहते हैं फिर 1950 इसमें ये भी आप जान लीजिए कि 1957 में क्या कहते हैं चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया। जो क्या कहते हैं लद्दाख का एरिया है अक्साई चीन, उसको क्या कहते हैं चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और 1962 वॉर के बाद वहाँ पे LAC बना दी गई, अक्साई चीन के इधर LAC बना दी गई, जिससे जो चाइना का पार्ट है वो अलग रहे। इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कई बार कोशिश की गई, जैसे क्या कहते हैं 1976 में बात हुई कई, लेकिन 8 राउंड की टॉक के बाद उसे रिजॉल्व कर लिया गया, लेकिन कोई डिसीज़न नहीं आया। फिर 98 में राजीव गांधी ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात कही जब वो चाइना गए। फिर 1993 में क्या कहते एग्रीमेंट हुआ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का। ऐसे 1996 में भी एग्रीमेंट हुआ। 2003 में भी 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए थे, एक इंडिया का एक चाइना का, बात करने के लिए। फिर 2009 में भी
70 राउंड की टॉक हुई लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इस वक्त अजीत दोवाल हैं इस पे इन सब की जैसी टॉक के बारे में बात करने के लिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा LAC के बारे में। ये है LAC और ये LAC पड़ता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पड़ता है गलवान एरिया, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग के, जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप आ चुके थे। और जो कल इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 20 सोल्जर्स मारे गए वो गलवान एरिया कहते हैं LAC पे ही पड़ता है, जिसकी उस तरफ अक्सई चिन जो चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेड एरिया है वो उस तरफ पड़ता है। ये LAC है, आप देख रहे होंगे। अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़। साइट प्रोमोटिंग ई फार्मेसीज ऑन आरोग्य सेतु सस्पेंडेड। एक साइट थी जिस www.arogsetumitra.in, इसको क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि एक आरोग्य सेतु को क्या कहते हैं अपने उसमें ऐड कर रही थी और और ई फार्मेसीज़ को कहते कुछ फार्मेसीज़ को प्रमोट कर रही थी। इस न्यूज़ में ये बताया गया। चलिए देख लेते हैं आरोग्य सेतु के बारे में थोड़ा। आरोग्य सेतु ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये हेल्प करता है कि रिस्क पता करने की किस पे कहाँ पे कितना रिस्क है, किस एरिया में कितना रिस्क है और कितने दूरी पे कितने लोग इन्फेक्टेड है, कि कौन इन्फेक्टेड है, अगर कोई इन्फेक्ट हो तो उसके द्वारा कितने लोग कांटेक्ट में थे, ये सब पता करने में सहायता करता है। वंस इंस्टॉल इन अ स्मार्टफोन द ऐप डिटेक्ट्स अदर नियर बाई डिवाइसेज लाइक आरोग्य सेतु इंस्टॉल। ओके, एक बार इंस्टॉल हो जाता है स्मार्टफोन में तो वो देखता है कि कौन कौन आसपास एरिया में कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है। The app will help the government take necessary timely step for assessing risk of spread of COVID-19 infection। कि ये भी देखता है कि रिस्क ऑफ स्प्रेड कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, ये भी बताता है ये आरोग्य सेतु ऐप। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एट LAC हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेस। कि जो एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ कि अब हम वापस हो लेंगे, दोनों आर्मी वापस हो लेंगी, लेकिन जो कल का क्लैश हुआ उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा है। इसमें लिखा है कि द फर्स्ट, जैसे आपने देखा होगा कि 1975 में पहला कॉम्बैट डेथ हुई थी, क्या कहते हैं सिंस 1975 ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोग मारे गए हैं। और क्या कहते हैं ये पहली बार गलवान एरिया हुआ है 1962 के बाद, जो 1962 वॉर का वॉर था जिसमें इंडिया हार गया था और LAC बन गई थी वहाँ पे। तो इसके बाद पहली बार गलवान वैली में इतने लोग मारे गए। सर्वल इंजरीज एंड डेथ इंक्यूर डिस्पाइट द फैक्ट दो नो शॉट्स वर फायर्ड। कि इतने लोग मरे और क्या कहते हैं इतने लोग इंजर्ड हुए, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि वहाँ पे गोलियाँ चली थी। गोलियाँ वहाँ पे नहीं चली थी, वो लोग अलग तरह से ही लोगों पे अटैक हुआ है। इसमें क्या कहते हैं जैसे आयरन ग्लव्स होते हैं और क्या कहते हैं और भी कई चीज़ धक्का मुक्की से, और क्या कहते हैं उस तरह से लोग उस तरह के भी एक्सीडेंट होते हैं, उस तरह से वॉर लड़ते हैं ये लोग कभी कभी स्टैंड ऑफ में जब खड़े हो जाते हैं एक दूसरे आदमी। चाइना हैज़ नॉट क्लेम सोवरेनिटी ओवर द इंटायर गलवान वैली, indicating that it is unlikely to pull back from its crucial and hitherto non-conscious area unless it is forced to। कि चाइना ने जो गलवान वैली उसको ऑक्यूपाई कर लिया है और कहा है कि वो तब तक वापस नहीं होगी जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं आती, या इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई उन्हें ऑर्डर नहीं देता, या जब ऐसा कुछ होता नहीं है या कोई एग्रीमेंट पास नहीं होता तब तक वो उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर का इस पर एक रिप्लाई आया था वेडनेसडे को कि it would not go in vain is a much needed expression of the national sentiment. Simply extracting revenge does not appear to be the answer to the altered situation across the LAC। कि उनका रिप्लाई था कि रिवेंज लेना ही ज़रूरी नहीं है इस तरह की सिचुएशन में जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे सिचुएशन चल रही है। क्या कहते हैं दोनों वो चाइनीज़ ट्रूप आके खड़े हो गए हैं क्या कहते हैं बॉर्डर पे, तो इस पर रिवेंज लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें इसके बजाय देखना चाहिए कि इतने लोग मरे, उसका रिवेंज लेना ज़रूरी नहीं है, उसके बजाय हमें देखना चाहिए कि इसको रिजॉल्व कैसे करें, इस डिस्प्यूट को ख़त्म कैसे करें। Clashes have put an end to claim that China's troops have not entered Indian territory, that troops have disengaged and that the situation was being de-escalated। कि जो अभी बात हुई थी मंडे को उसमें कहा गया था कि चाइनीज़ ट्रूप वापस चले जाएंगे और क्या कहते हैं इंडियन टेरिटरी को छोड़ देंगे, वो अपने जगह वापस चले जाएंगे, ऐसा इनका कहना था।
A true tribute to those soldiers will not include ensuring accountability from Beijing but also enforcing a full troop withdrawal from all the areas occupied in the last few weeks. कि जो लोग जो सोल्जर मरे हैं उनका सबसे अच्छा ट्रिब्यूट यही होगा कि अगर ये जो आर्मी आई है चाइनीज ट्रूप वो वापस चले जाएं, जो जो एरिया वो लोग ने अभी कुछ हफ्तों में कब्जिया लिया है उन जगहों से वो लोग वापस चले जाएं। ऐसा ही तभी क्या कहते हैं उन लोगों को शांति मिलेगी और ट्रिब्यूट एक तरह से दे सकते हैं उन सोल्जर्स को। Without a full restoration of the status quo ante, reparations from the casualty as well as some honest commitment to abide fully by an agreement, talks with Beijing at this point not even more than 50 words. कि जो पहले कंडीशन थी वैसी कंडीशन हो जानी चाहिए, ना कि हमें बात करके कोई फिर से एग्रीमेंट बनाना चाहिए। वो एक खाली वर्ड की तरह है, एग्रीमेंट करना चाहिए तभी सही है, नहीं तो बात तो अभी भी उन्होंने कहा था कि वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तो कल ही इंसिडेंट हो गया, कल ही एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मारे गए। अब देखते हैं अगला एडिटोरियल। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, द गवर्नमेंट्स इन दिल्ली एंड द सेंटर मस्ट जॉइन हैंड्स फॉर रोबस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19। इसमें कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर दिल्ली के लिए हेल्प करना चाहिए और वहाँ की कंडीशन जो है कोविड-19 का उसे रेस्क्यू कराना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि पेशेंट्स कम हो और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सके और जितने हैं पेशेंट्स उनको रिकवर करा सके। The center and Mr. Kejriwal have had a long history of mutual hostility, affecting the city's pandemic preparedness. कि 4 मार्च को दिल्ली में सिर्फ एक सिंगल केस था और 16 जून तक कल तक परसों तक 44,688 केस हो चुके हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, और जिनमें से 1837 लोग मर चुके हैं, ऐसी इस वक्त रिपोर्ट है। Complaints of denial of patient care, exploitative billing by private hospital and deliberate attempts to underreport cases and deaths have surfaced. कि कहते हैं कई कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लूट हो रही है, जो क्या कहते हैं पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो क्या कहते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे ज़्यादा बिल पैसा लिया जा रहा है, उन कुछ लोगों को तो सुविधा ही नहीं दी जा रही, कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, ऐसा बहाने किए जा रहे हैं, तो कई तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन पेशेंट्स को, ऐसा इनका कहना है। कि इसमें यह भी कहना है कि जो लॉकडाउन हुआ था, जो अभी 10 वीक का लॉकडाउन था, उसमें क्या कहते हैं हर सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को भी क्या कहते हैं अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि और बेड बना सके और वेंटिलेटर की सुविधा कर सके, जिससे पेशेंट आगे आएँ, इस वक्त पेशेंट जो आ रहे हैं उनके लिए सुविधा हो सके। उस 10 वीक में इनको काम करना चाहिए। The LG issued orders empowering government officials to impose fines ranging from 500 to 1000 to on those violating norms related to COVID-19 prevention. कि जो लोग, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है क्या कहते हैं कि वो जो कोविड-19 के गाइडलाइंस उनको जो ना फॉलो करें उनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए, उन पर फाइन्स लगाने चाहिए 500 से 1000 तक का। जो जैसे थूक रहे हैं बाहर या क्या कहते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को क्या कहते हैं वायलेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला एडिटोरियल। हिस्ट्री, द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ रीडिंग। इवन एज इंडिया ग्रैपल्स विद इट्स नेक्स्ट स्टेप एट द LAC, इट मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ रिन्यूइंग इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द 5 फिंगर्स। कि इसमें बताया गया है कि जैसे इंडिया की जो इस वक्त कंडीशन है वो पहले भी ऐसी हो चुकी है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, कैसे एग्रीमेंट हुआ, कौन कौन सा एग्रीमेंट था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इंडिया चाइना के बीच में 5 फिंगर हैं, इसमें ये बताया गया इंडिया एंड चाइना ऑन द रिजेस ऑफ फिंगर अराउंड द पैंगोंग टिश्यू आर मेटाफर फॉर द वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज ओवर ऑल द एरियाज। कि उनका मानना है चाइनीज साइड को कि उनके पास 5 फिंगर है जो तिब्बतन पाम की हैं, जैसे तिब्बतन पाम की 5 फिंगर है, वो जो गलवन एरिया है वो पैंगोंग टिश्यू लेक के पास पड़ती हैं, उसे 5 फिंगर उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्होंने 5 फिंगर भी ये बताया कि नेपाल है, लद्दाख है, सिक्किम, भूटान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश, ये सब उसके 5 फिंगर हैं टिश्यू लेक के जो पास पड़ते हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। 1950 में जब इंडिया चाइना ने पेंसिल एग्रीमेंट साइन किया था 1954 में, और 1962 वॉर से पहले नेहरू गवर्नमेंट हैड बिगन टू वरी अबाउट सम ऑफ चाइनीज प्रोक्लेमेशन, especially after the flight of Dalai Lama to India in 1959. China began to demand self-determination in
कश्मीर कि 1959 में जब दलाई लामा इंडिया आए थे तो उसके बाद से चाइना सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगने लगा था कश्मीर का। चाइनीज़ प्रेस एंड रेडियो लॉन्च्ड अ प्रोपेगेंडा वॉर अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद से ही कहते चाइनीज़ प्रेस ने कहते एक प्रोपेगेंडा वॉर चालू कर दिया कि एक प्रोपेगेंडा बना लिया कि एक टॉपिक राइज कर दिया जिस पर वो लोग बात ही कर रहे थे कि इसे सेल्फ रिटायरमेंट कर देना चाहिए कश्मीर को, ऐसा लोग बात कर रहे थे। चाइना का मानना है कि वो 5 फिंगर जो हैं वो चाइना की हैं, वो क्या कहते चाइना लेके रहेगा, ऐसा मानना था। फिर मिड 1950s में एक क्या कहते हैं एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो लुक करता था इन सब चीज़ों को जो कहते बॉर्डर एरियाज़ में रहते थे। इसके और भी कई मेंबर्स थे, जैसे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस, ये सब इसके मेंबर्स थे और इसके कहते इसमें वर्क करते थे। द IFA रोल हैज़ सिंस बीन ट्रांसफर टू द इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो IFAS था उसका 1968 में उसको रिजॉल्व कर दिया गया, उसे वाउंड अप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और इसकी सर्विस इसके रोल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को और क्या कहते हैं इंडियन आर्मी को दे दिया गया, जो वो काम करता था, जो देखता था बॉर्डर पे, उनको दे दिया गया। इसमें ऐसा बताया गया है। और 2019 में क्या कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के, उन्होंने कहा कि IFAS को वापस लाया जाए जिससे इन तरह की कंडीशन को रिजॉल्व करने में सहायता मिले, ऐसा उनका कहना था। इस रिजोल्यूशन में दिया है। In 1950, India signed a treaty with Sikkim that made it great, and by 1975, the Indira Gandhi government had annexed Sikkim and made it 22nd state of India। कि 1950 में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी सिक्किम के साथ, ट्रीटी विद सिक्किम, जो कहते हैं उसे प्रोटेक्ट करेगी। और फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं सिक्किम को अपना इंडिया में जोड़ लिया और उसे 22nd स्टेट बना लिया इंडिया का। इसी तरह कई ट्रीटी पास हुई, जैसे one of the reason of China that China has not been able to make inroads with Nepal and not with Bhutan is that the government renegotiated treaty 1949 treaty of perpetual peace and friendship between the government of India and government of Bhopal of 1949। कि उन्होंने वही ट्रीटी देखा तो और नेपाल के साथ कर लिया, लेकिन भूटान के साथ इसलिए नहीं कर पाए वो कहते हैं समझौता, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में जो ट्रीटी पास हुई थी उसको देखा और उसको देखते हुए ऐसा डिसीजन वो लोग ना ले सके भूटान को अपनी तरफ करने का। और कहते हैं कई बार ऐसे ग्रुप बनाए गए जो इन कई ट्रीटी साइन की गई, तो आप इस एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं इन ट्रीटियों को। कहते हैं आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि वो क्या कहते हैं अगस्त लास्ट ईयर में उन्होंने कहा कि वो POK जो है और अक्साई चीन उसे वापस ले लेंगे, कहते पाकिस्तान और चाइना से, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अब कंडीशन कुछ और हो गई है, उसके कारण रिएक्शन उनका वापस देर में आया चाइना का, लेकिन आया है। तो आगे की न्यूज़ देखते हैं, इस एडिटोरियल में इतना ही। PM केस, कोर्ट सीक गवर्नमेंट रिप्लाई, पेटिशन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ऐसे एक पेटिशन फाइल हुई है कि PM केयर्स फंड में जो पैसा आए उसे PM केयर्स फंड में नहीं, क्योंकि वो तो RTI पे आता ही नहीं, तो उसमें ना डाल के नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड में डाला जाए, NDRF में डाला जाए। ऐसी एक पेटिशन फाइल हुई है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर डिसीजन आना है। चलिए देख लेते हैं PM केयर्स के बारे में। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है और इसके अदर मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। The fund enables micro donations as result of which a large number of people will be able to contribute with the smallest of donation। इस फंड से ये किया जाएगा कि जो कई हज़ार लोग हैं थोड़ा थोड़ा डोनेशन करके एक बड़ा अमाउंट राइज हो सके, जो हेल्प कर सके COVID-19 में, ऐसा इनका कहना है। कंट्रीब्यूशन टू PM फंड विल क्वालिफाई CSR एक्सपेंडिचर को CSR एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ होगा। CSR का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पॉज करके वीडियो CSR का क्या कहते हैं आप फुल फॉर्म बताएं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ क्लैरिफाइड दैट कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टुवर्ड्स मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज विद अ मिनिमम
नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 crore are requested to spend at least 2% of their average profit for their previous 3 years on CSR activities every year। इसमें कहा गया है, जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसमें कहा गया था कि जो 500 करोड़ का बिजनेस करती हैं, 1000 करोड़ या जो इनका प्रॉफिट 5 करोड़ का होता है, वो अपना 2% एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसका पिछले 3 साल में CSR एक्टिविटीज़ को दें पर ईयर, जिससे वो क्या कहते हैं काम कर सके। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फंड के बारे में जान लेते हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड ये सेक्शन 46 ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है। एज अ फंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर, आप क्या कहते हैं नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, नेशनल डिज़ास्टर NDRF फोर्स के बारे में बताएं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के बारे में आप क्या कहते हैं वो किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। NDRF is constituted to supplement the funds of the state disaster response fund of the state to facilitate immediate relief in cases of calamities of a several nature। कि NDRF है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स को भी पैसा देता है जिससे वो लोग स्टेट में वर्क कर सके इन तरह की दिक्कतों आने पे, डिज़ास्टर आने पे या इस तरह की पैंडेमिक आने पे वो सहायता कर सकें, ऐसा ये काम करता है। इसकी 2015 में जुलाई में गाइडलाइंस थी कि नेचर कैलमिटीज़ ऑफ साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, इन सब कंडीशनों में ये सब वर्क करेगा और क्या कहते हैं देखेगा कि इस पर एक्सपेंडिचर कितना है और क्या कहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं अपना अमाउंट मांगेगा और हेल्प करेगा लोगों को, ऐसा इसकी गाइडलाइंस आई थी। इन अदर वर्ड NDRF अमाउंट कैन बी स्पेंट ओनली टुवर्ड्स मीटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कि जो NDRF का अमाउंट होता है वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ होता है, किसी इमरजेंसी कंडीशन में सिर्फ इसका एक्सपेंसेस यूज़ होता है, इसीलिए उसी वक्त ये कहते हैं एक पॉजिटिव होता है, उसी वक्त रिएक्ट करता है। इसके और भी फीचर हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ NDRF इज टू सप्लीमेंट द SDRF in case there is calamity of several nature which requires assistance over and above the fund available under SDRF। ये इसका प्राइमरी पर्पस है कि कहते हैं SDRF को स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड को कहते हैं सप्लीमेंट करे और देखे कि वो सही से वर्क कर रहा है, उसे प्रोवाइड करे अमाउंट जिससे वो लोग हेल्प कर सकें अपनी स्टेट को अगर उसका स्टेट में कोई दिक्कत आई हो। NDRF is located in the public accounts of Government of India under reserve fund not bearing interest। ये रिज़र्व फंड की तरह क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, ना कि बेयरिंग इंटरेस्ट की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं अगर कोई डाउट हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो मैंने कहा है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।